हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? भारत, कैमरा सीधा कर लो। और दीपक, आप भी ठीक से बैठ जाओ। और जैसे कि ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। और बेसिक्स से रिलेटेड आप जो भी पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। मतलब आपको वीजा के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि आपको मालूम ही नहीं कि वीजा होता क्या है, और आप जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई सवाल? इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। एक बार दोबारा मैं रिपीट करूंगा। जैसे कि फर्स्ट क्लास है और बेसिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपको चाहे वीजा के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो कुछ भी आप पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा कि इसके अंदर आप सीखेंगे क्या क्या, और कुछ बेसिक्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे कि जब हम वीजा की बात कर रहे हैं तो वीजा होता कैसे है। राइट? कोई कुछ पूछना चाहेगा? नहीं? जैसे सर वीजा कितने प्रकार का होता है, कैसे कौन कौन सा वीजा होता है? वेरी गुड। तो सबसे पहले आपका सवाल है कि वीजा कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम वीजा टाइप्स की बात करें तो ये इतने सारे हैं कि हम उन्हें, मतलब 150 से 200 डिफरेंट वीजास के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी जो मेन वीजास हैं जो आपको मालूम होने चाहिए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और आप कोशिश करें कि इसको साथ में नोट डाउन करें। ठीक है, आप लोगों की क्लासेस रिकॉर्ड नहीं होती हैं, बट ये क्योंकि पहली क्लास है तो इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, और अगर मैनेजमेंट ने अलाउ किया तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप सबको। ठीक है, तो उसके लिए हमें अप्रूवल लेना होता है, और अप्रूवल लेने का प्रोसेस यही होता है कि अगर क्लास के अंदर कभी कुछ ऐसा बनाया गया है जो ओपनली नहीं बोला जा सकता, या जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है किसी एम्बेसी की तरफ से, या कुछ कई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती, तो वो चीजें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसीलिए वो चीजें अगर गलती से रिकॉर्ड हो जाए तो उस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती है। ठीक है, बट आज की क्लास में आई बिलीव ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो जो एडवांस क्लासेस होती हैं जिसके अंदर बिना डॉक्यूमेंट के वीजास लगाना वो सब सिखाया जाता है, तब वैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वीजास को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विजिटर वीजा। ठीक है, विजिटर वीजा का मतलब है जिसके अंदर हम किसी भी कारण से विजिट करने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, या हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो इसको विजिटर वीजा कहा जाता है। ठीक है, बिजनेस वीजा भी विजिटर वीजा है, टूरिस्ट वीजा भी बिजनेस वीजा है, हनीमून वीजा भी विजिटर वीजा है, मेडिकल भी विजिटर वीजा है। तो ये सब विजिटर वीजा की कैटेगरी हैं। इसके अलावा पिलग्रमेज, पिलग्रमेज भी विजिटर वीजा की ही कैटेगरी है। पिलग्रमेज का मतलब होता है जब हम किसी रिलीजियस रीजन से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि काफी इस्लाम फॉलो करने वाले लोग हज या उम्रा करते हैं। ठीक है, सो दैट इज पिलग्रमेज। जैसे कि हिंदू धर्म फॉलो करने वाले लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं, है ना, तो कैलाश मानसरोवर के लिए भी हमारे को वीजा चाहिए होता है। राइट? तिब्बत, चाइना, ठीक है, लासा से जिसके लिए हमारे को वीजा लेना होता है, जो कि बड़े आराम से मिल जाता है, तो इसे पिलग्रिमेज कहा जाता है। राइट? तो सबसे ज्यादा जो वीजा यूज होता है वो विजिटर वीजा यूज होता है। इसके बाद बिजनेस वीजा सबसे ज्यादा यूज होता है। जब कोई बिजनेस के पर्पज से ट्रैवल कर रहा है तो उसको बिजनेस वीजा कहा जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस के पर्पज से ट्रैवल कर रहा है वो बिजनेस मैन ही हो या बिजनेस पर्सन ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं जॉब करता हूं और मेरी कंपनी बिजनेस के लिए मेरे को भेज रही है,
मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपनी कंपनी को, तो भी वो बिजनेस ट्रिप ही होगा। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा वीजा यूज होता है वो है स्टूडेंट वीजा। जब कोई स्टडी करने के लिए जा रहा है, या कोई ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा है, या कोई कल्चर एक्सचेंज या एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर जा रहा है, तो उसको हम स्टूडेंट वीजा कहते हैं। स्टडी करने के लिए जब कोई जा रहा है, कॉमनली कोई भी ऐसा कोर्स किसी भी फॉरेन कंट्री में जिसकी ड्यूरेशन 3 मंथ से कम है, तो उसको हम टूरिस्ट वीजा में ही कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहा है और उस पढ़ाई की ड्यूरेशन 3 मंथ से कम है, तो हमारे को स्टडी वीजा नहीं लेना होता, तो हमारे को स्टूडेंट वीजा नहीं लेना होता, हमारे को तब विजिटर वीजा ही लेना होता है, जो टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस है। ठीक है। जैसे कि यूएसए हमें कहता है कि जब हम विजिटर वीजा ले रहे हैं या हम टूरिस्ट वीजा ले रहे हैं, तो उसी पे ही हम बिजनेस एक्टिविटी भी कर सकते हैं, तो कोई अलग वीजा नहीं लेना होता। राइट। फिर सबसे ज्यादा जो वीजा यूज किया जाता है वो है वर्क वीजा, जिसे हम वर्क परमिट कहते हैं। राइट। वर्क परमिट और वर्क वीजा के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि डिफरेंस है, बट कॉमनली अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो ऑब्वियसली कोई डिफरेंस नहीं है। परमिट मतलब कि आपको परमिट मिल गया आके काम करने का, और फिर आप वीजा लेने के लिए अपना पासपोर्ट दे रहे। ठीक है। तो बात एक ही है, कहने का तरीका अलग। राइट। तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाले वीजाज हैं। ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, विजिटर वीजा जिसके अंदर आपका टूरिज्म, बिजनेस, पिलग्रमेज, मेडिकल, ये सब आएगा। हनीमून वीजा कह सकते हैं, वो आएगा। ठीक है। इसके अलावा फिर हम बिजनेस वीजा की बात कर रहे हैं, बिजनेस मीटिंग्स के लिए हम जा रहे हैं। यूजली बिजनेस वीजा स्पेसिफिक डेट्स के लिए दिया जाता है। जो कंट्रीज 10-10 साल का वीजा दे रही हैं, जैसे कि यूएसए या कनाडा, अगर आप कहेंगे कि आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो स्पेसिफिकली जो आप डेट्स बताएंगे उसी के लिए वीजा दिया जाएगा। ठीक है। फिर हमने बात की पिलग्रिमेज वीजा की, जो कि विजिटर वीजा का ही पार्ट है। फिर हमने बात की स्टूडेंट वीजा की, जब हम स्टडी के लिए जा रहे हैं 3 महीने से ज्यादा या 6 महीने से ज्यादा के कोर्स के लिए, तो जो हम वीजा अप्लाई करते हैं वो स्टडी वीजा होता है। ठीक है। और जो कि सबसे ज्यादा आराम से मिलता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि टूरिस्ट वीजा ज्यादा आराम से मिलता है या स्टूडेंट वीजा आराम से मिलता है, तो यहां पर समझने वाली बात है कि सबसे आराम से तो टूरिस्ट वीजा ही मिलता है। सबसे कम खर्चा अगर किसी वीजा को लेने में किया जाएगा तो वो टूरिस्ट वीजा होगा, जिसको हम विजिटर वीजा कहते हैं। ठीक है। बट इंडस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो रखी है। एक, जिन लोगों को वीजा आराम से मिलना ही मिलना। ठीक है। जैसे कि आपके जैसे पढ़े लिखे लोग या मेरे जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग। ठीक है। जिन्हों को कभी वीजा मिलने में दिक्कत नहीं आई और ना ही कभी आएगी। राइट। और कुछ ऐसे लोग जिन्हों को वीजा कभी मिल ही नहीं सकता। राइट। जिन्हों को वीजा नहीं मिल सकता, उन्हों के लिए सबसे आराम से वीजा लेना जो पॉसिबल है वो है स्टूडेंट वीजा। तो अगर आप वीजा इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करें, तो वीजा इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमा के देने वाला जो डिवीजन है वो है स्टूडेंट वीजा। तो सबसे ज्यादा जो वीजा किया जाता है, जो सबसे ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा शॉप्स हैं या जिसके सबसे ज्यादा एजेंट्स हैं या जिसके सबसे ज्यादा बिजनेसेस हैं, वो है स्टूडेंट वीजा। ठीक है। जिसका टूरिस्ट वीजा नहीं लग सकता, जिसका वर्क परमिट नहीं लग सकता, उसका स्टूडेंट वीजा लग जाता है। एक तरह से स्टूडेंट वीजा जो गवर्नमेंट दे रही है या जो कंट्री दे रही है, वो कंट्री ही, गवर्नमेंट ही ब्राइब ले रही है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि अच्छा आप आना चाहते हो और आपका आना यहां पर एक्चुअली एलिजिबल नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, 5 लाख रुपए कोर्स के नाम पर हमें दीजिए या 10 लाख रुपए कोर्स के नाम पे हमें दीजिए और हम आपको वीजा दे देंगे। ठीक है। तो ये इसमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है कि कोई कंट्री स्टूडेंट वीजा बड़े आराम से दे रही है, कह रही है कि आपको ना ही आइल्ट्स चाहिए है,
ना ही और कुछ चाहिए, बस एडमिशन फीस पे कर दो और स्टूडेंट वीजा ले लो। तो ये ऑब्वियसली जो कंट्री, जैसे कि कनाडा ऐसा करता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा करता है, जैसे कि यूके, शेनेगन ऐसा करता है, यूएसए ऐसा करता है, तो ये कंट्रीज स्टूडेंट वीजा के बेसिस पर अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप जब आ ही रहे हैं, पैसे दे ही रहे हैं, तो आपके लिए सब ठीक है, तो आपकी हर बात हम मान रहे हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री वीजा के अंदर स्टूडेंट वीजा है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम वर्क परमिट की, राइट, जो कि जॉब करने के लिए मिलता है। तो वर्क परमिट भी दो तरह का होता है। एक है ओपन वर्क परमिट, कि जी हम यहीं से ही ओपन वर्क परमिट लेकर जा रहे हैं और जाकर हम जो मर्जी काम कर सकते हैं या बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है क्लोज्ड वर्क परमिट, जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लिंक्ड है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से लिंक्ड। तो एम्प्लॉयर आपको कह रहा है कि हाँ जी, आपने मेरे साथ ही काम करना है, मैंने आपको काम दे दिया है, आप आकर यहां पर काम कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वर्क परमिट। इन सब वीजास के अंदर, जितने भी ये वीजास हैं, 3 टर्मिनोलॉजीज और ऐड होती हैं, जैसे कि सिंगल एंट्री, कि आपको एंट्री सिर्फ एक ही बार मिलेगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यूके का वीजा। ठीक है, सिंगल एंट्री मतलब आप यूके एक बार एंटर करोगे और अगर आप वापस बाहर आ गए तो दोबारा एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री वीजा, राइट। इसी तरह से डबल एंट्री वीजा, मान लीजिए कि मेरे को यूके का डबल एंट्री वीजा मिला है, तो पर्टिकुलर पीरियड भी बताया जाएगा। तो वो मेरे को एक पर्टिकुलर पीरियड बताएंगे कि हाँ जी, आपका जो डबल एंट्री वीजा है वो 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक वैलिड है। तो मैं इस 6 महीने के बीच में 2 बार यूके जा सकता हूं। एक बार मैं जाता हूं, वहां रहता हूं 10 दिन के लिए, वापस आ जाता हूं, और फिर 4 महीने के बाद मैं फिर जाता हूं और फिर मैं 2 महीने के लिए रहता हूं और वापस आ जाता हूं। ठीक है, तो ये हो गया डबल एंट्री वीजा। ठीक है, इसी ढंग से होता है मल्टीपल एंट्री वीजा। मल्टीपल एंट्री वीजा का मतलब बड़ा सिंपल है कि आप जितनी बार मर्जी चाहें उतनी बार अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। जैसे कि यूएसए हमें 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा देता है। ठीक है, 10 साल में आप जितनी बार चाहें उतनी बार आइए, उतनी बार जाइए। ठीक है, तो ये वर्क परमिट भी आपका सिंगल एंट्री हो सकता है, डबल एंट्री हो सकता है, मल्टीपल एंट्री हो सकता है। स्टूडेंट वीजा भी आपका सिंगल एंट्री हो सकता है, डबल एंट्री हो सकता है, मल्टीपल एंट्री हो सकता है, और विजिटर वीजा भी आपका सिंगल, डबल, मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज हमें बाय डिफॉल्ट मल्टीपल एंट्री वीजा देती हैं, जैसे कि शेनेगन, पूरा का पूरा शेनेगन, चाहे आप उनसे कहें कि मुझे सिंगल एंट्री वीजा चाहिए है, और जो वो आपको वीजा देंगे वो मल्टीपल एंट्री वीजा होगा। राइट, क्लियर है? हाँ जी, बोलिए जिया, क्या सवाल है? सर, जो मुस्लिम हैं उनको पिलग्रिम वीजा सऊदी अरेबिया के अलावा किन किन कंट्रीज का मिलता है? पिलग्रिम वीजा आपको उन सब जगहों का मिल सकता है जहां पर कोई भी मॉस्क या रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंगली इजराइल के अंदर भी मॉस्क हैं। ठीक है, जहां पर मुस्लिम्स जाना पसंद करते हैं। एंड इफ यू फॉलो इस्लाम, देन जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम, is also considered as one of the prophet by Muslims। ठीक है, अगर हम इस्लाम रिलीजन की बात करते हैं तो जीसस क्राइस्ट, पीस बी अपॉन हिम,
भी एक प्रॉफिट है, जैसे कि मोहम्मद एक प्रॉफिट है, पीस बी अपॉन हिम, राइट। तो आप इजराइल नजारत भी जा सकते हैं इन द नेम ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है। इसी ढंग से टर्की जा सकते हैं। टर्की के अंदर इफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम इज अ प्रॉफिट फॉर अस, ठीक है, देन हिज मदर वर्जिन मैरी is also peace be upon him is also very important for us। तो उन्हों का जो पहला चर्च है उसको देखने के लिए हम टर्की जा सकते हैं, ठीक है। इसी ढंग से टर्की के अंदर अगर आप बात करते हैं तो ब्लू मॉस्क है, हागिया सोफिया है, तोप कापी है, सिरिया के अंदर ऐसी कई मॉस्क हैं, ठीक है। इजिप्ट के अंदर मॉस्क हैं। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलीजन से रिलेटेड, जैसे कि जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आज भी गुरुद्वाराज हैं, इसीलिए पाकिस्तान कैन नॉट स्टॉप वीजा गिविंग टू इंडियंस व्हेन दे आर सेइंग दैट वी वांट टू गो फॉर द पिलग्रिमेज, ठीक है। कोई भी अगर सिख धर्म फॉलो करने वाला कहता है, तक्षशिला है पाकिस्तान के अंदर, तो जो हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं अगर वो कहते हैं कि हम तक्षशिला देखने के लिए जाना चाहते हैं तो वीजा मिलता है, ठीक है। तो आपके रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी वहां पर हो, या कोई ऐसा फॉलोवर, ऐसा कोई प्रीचर वहां पर हो जिसको आप फॉलो करते हैं, तो उसके बेसिस पर आप पिलग्रिमेज वीजा ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फिगर फॉर मुस्लिम्स। तो जितने भी चर्च है आप उन चर्चेस के बेसिस पर भी ट्रैवल कर सकते हैं in the name of pilgrimage। I hope this answers your question। हाँ जी, आशा बोलो क्या सवाल है। आशा अपने आप को अनम्यूट करो और फिर बोलो क्या सवाल। सर, जो आपने अभी कहा कि अगर सपोज यूएस का मल्टीपल वीजा लगता है तो हम कितने बार भी आ जा सकते हैं, लेकिन सर जब हम कितने बार भी आ जा सकते हैं तो वहाँ क्या स्टे का कोई बैरियर होता है टाइम पीरियड की? आप आओ जाओ कितने बार भी, बट आप इतने पीरियड के लिए रुक सकते हो? बिल्कुल होता है, 180 दिन, 6 महीने। ओके। तो ये जो ब्रैकेट है ये 180 डेज का है। आपको 10 साल का वीजा मिल गया, आप जितनी बार मर्जी आइए, जितनी बार मर्जी जाइए, ठीक है। बट एट अ लेंथ आप 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने छोड़ना है, और फिर 2 महीने मतलब कि 60 डेज आपको अपनी कंट्री में रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई ये बोले कि चलो 180 दिन हो गए, मैं मैक्सिको जाता हूं और वापस आ जाऊंगा कल, ठीक है। चाहे आप मैक्सिको 10 दिन के लिए जाओ, चाहे 1 साल के लिए जाओ, आपका वापस अपनी कंट्री में जाना जरूरी है। 60 डेज के लिए अपनी कंट्री में रहना जरूरी है, ठीक है। फिर आप दोबारा आ सकते हैं, राइट। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। तो ये आपके कुछ टाइप ऑफ वीजास थे, कुछ और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सी फेरर वीजा, जिसको हम सी मैन वीजा भी कहते हैं। सी फेरर या सी मैन वीजा का मतलब है कि जो लोग शिप के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन नेवी या किसी और कंट्री की गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्स जो नेवी को संभाल रही है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं चार्टर नेवी की बात कर रहा हूं, ठीक है। मर्चेंट नेवी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह की जगह पर भी जो लोग काम करते हैं उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है कि वो सी फेरर वीजा ले सकते हैं। सी फेरर वीजा का मतलब ये है कि वो मल्टीपल कंट्रीज का हमारे को वीजा मिल जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए हमारे को वीजा मिल जाएगा। और जहां जहां शिप जा रहा है, अगर मैं किसी शिप में काम करता हूं और वो भी इंडिया के अंदर, तो मेरे को जो वीजा मिलेगा, दैट पर्टिकुलर वीजा कैन बी ऑफ 70 कंट्रीज ऑल्सो। इंडिया से शिप जाएगा और शिप 70 अलग अलग कंट्रीज के अंदर रुकता हुआ जाएगा, तो उन सब कंट्रीज पे मेरा वीजा चलेगा। तो इसको सी फेरर वीजा कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि मेरा ये शिप जो है वो इंडिया से ही स्टार्ट हो रहा,
ऐसा भी हो सकता है कि शिप जो स्टार्ट हो रहा है वो अंटालिया से स्टार्ट हो रहा है टर्की में, तो मैं शिप को बोर्ड करने के लिए टर्की जा रहा हूं, वीजा मैं टर्की से अप्लाई कर रहा हूं, पर जो वीजा मिलेगा वो उन 50 कंट्रीज का मिलेगा जिन 50 कंट्रीज से होता हुआ ये शिप जाएगा और आएगा, राइट। So that is called seafarer और a seaman ship, और इसको seaman book मिला करती थी पहले हम लोगों को, या जो भी क्या कहते हैं मर्चेंट नेवी के साथ या शिप के ऊपर काम करते थे तो उनको सीमैन बुक मिला करती थी और उसके अंदर इसकी एंट्री हुआ करती थी, ठीक है। एक सेकंड दीजिए मेरे को आप लोग प्लीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी, ओके। इसी ढंग से देर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अ वीजा विच इज कॉल्ड ट्रांजिट वीजा, ठीक है। तो ट्रांजिट वीजा आप लोगों को ज्यादातर को मालूम होगा, जिसका मतलब होता है कि हम होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कनाडा जा रहे हैं लंदन से होते हुए, तो जो हम लंदन का 72 घंटे या उससे कम के लिए जो वीजा ले रहे हैं दैट इज ट्रांजिट वीजा। 99% कंट्रीज का जो ट्रांजिट वीजा की ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 72 आवर्स है। तो एक ही ऐसी कंट्री है कॉमनली जिसके अंदर ट्रांजिट वीजा की ड्यूरेशन 96 आवर्स तक भी है, एंड दैट इज UAE। तो UAE एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर हमारे को वीजा की जो ट्रांजिट वीजा की जो ड्यूरेशन मिलती है वो 96 आवर्स तक की भी मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रांजिट वीजा 96 आवर्स का या 72 आवर्स का होगा। तो ट्रांजिट वीजा कितने घंटे का होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्लाइट का स्टॉप ओवर, ले ओवर कितने घंटे का है। तो अगर मैं दिल्ली से कनाडा जा रहा हूं वाया लंदन और मेरी फ्लाइट 12 घंटे के लिए लंदन पे रुक रही है, तो मेरा ट्रांजिट वीजा 12 घंटे का होगा, ठीक है। मैं उसको 12 घंटे से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। अगर मैं उसको 24 घंटे या मैं उसको 48 घंटे करना चाहूं तो मेरे को फ्लाइट भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करनी होगी। और सबसे अच्छी बात यह है ट्रांजिट वीजा की कि ट्रांजिट वीजा के केस में हमारे को डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। डॉक्यूमेंट्स मतलब कि हमारे को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, ठीक है। अगर मैं यूके का वीजा लूंगा तो प्रॉपरली, अगर मैं नॉर्मल एक यूके का वीजा ले रहा हूं तो मेरे पास प्रॉपर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तब मिलेगा। बट अगर मैंने कनाडा का वीजा लिया हुआ है या मैंने मैक्सिको का वीजा लिया हुआ है या मैं जमाइका जा रहा हूं, जमाइका एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए हमारे को वीजा नहीं चाहिए है, ठीक है, और मैं लंदन से होता हुआ जा रहा हूं, तो लंदन का जब मैं ट्रांजिट वीजा लूंगा इंग्लैंड का, यूके का, तो मेरे को फाइनेंशियल्स नहीं दिखाने होंगे, ठीक है। सो दैट इज ट्रांजिट, जो कि मैक्सिमम 96 आवर्स का हो सकता है, जो कि ज्यादातर कंट्रीज 72 घंटे से ज्यादा का नहीं देती हैं। और ये इसलिए है क्योंकि आपकी फ्लाइट वहां से होती हुई जा रही है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो हर कंट्री के सिटीजन्स को 24 आवर्स का ट्रांजिट अलाउ करती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मालूम हो, बट बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको ये बात नहीं मालूम है कि चाइना 24 आवर्स का ट्रांजिट अलाउ करता है, ठीक है। आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अगर 24 आवर्स तक का आपका स्टॉप ओवर है चाइना में, तो बिना वीजा लिए हम वहां से फ्लाइट पकड़कर आगे जा सकते हैं, या फ्लाइट ना पकड़ के ट्रेन पकड़कर आगे जा सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, चाइना के अंदर ट्रेन्स हैं जो रशिया जाती हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाइना सिर्फ उस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए जाते हैं, राइट।
बोलिए जिया, क्या सवाल है? सर ट्रांजिट वीजा लेंगे तो हमको एयरपोर्ट पे स्टे करना पड़ेगा या हम एयरपोर्ट लीव भी कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। तो ट्रांजिट वीजा भी दो प्रकार का वीजा होता है, ठीक है। एक होता है एयर साइड वीजा और एक होता है सिटी साइड वीजा, ठीक है। तो जब आप एयर साइड की बात कर रहे हो तो एयरपोर्ट पे ही रह सकते हो, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। जब आपने सिटी साइड वीजा लिया है तो आप एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, और घूमने जा सकते हैं। अगर मैं कनाडा जा रहा हूं या मैं यूएसए जा रहा हूं तो मैं जो वीजा लूंगा, ठीक है, मैं ट्रांजिट वीजा लूंगा तो मैं सिटी साइड ट्रांजिट वीजा लूंगा, ठीक है। और अगर मुझे 12 घंटे भी मिलते हैं तो मैं 12 घंटे के अंदर लंदन सिटी देख लूंगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक दैट पीपल कैन गेट अ स्टैम्प एंड देन दे डिडंट इवन हैव टू शो एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल्स, ठीक है। तो उन कंट्रीज का वीजा अगर हमने लिया है जहां पर जाने के लिए वैसे ही फाइनेंशियल्स नहीं चाहिए थे, अब हम जा ट्रांजिट उन जगह से रहे हैं जहां के लिए फाइनेंशियल चाहिए होते हैं, वीजा मिल जाता है, फाइनेंशियल्स दिखाए नहीं गए और स्टैम्प भी लग गई, तो आपका जो पासपोर्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द ट्रांजिट वीजा इज यूज्ड। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और कोई सवाल कोई पूछना चाहे? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। अगर जे कोई हिंदू कहे कि मैं जाना है हज करन लई या उमरा करन लई, तब वीजा नहीं मिलेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वीजा मिल जाए। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, व्हाट बेसिस कितना बेनिफिट्स ले सकते हैं, एज वगैरह? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, ठीक है। मेडिकल वीजा बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और लोगों को ऐसा लगता है कि जिनका नॉर्मल वीजा नहीं लग सकता उनको मेडिकल वीजा लगवा लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। मेडिकल वीजा आसानी से नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेडिकल रीजन होगा तो फाइनेंशियल्स नहीं चाहिए होंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर मेडिकल रीजन होगा तो फाइनेंशियल्स आपको 4 टाइम्स से भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज, सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि मेरे दांत में बहुत दर्द है और मैं कहता हूं कि जी मेरे को अपने दांत का इलाज करवाना है अमेरिका जाके, मुझे इंडिया के डॉक्टर ही नहीं पसंद है, तो मेरे को मेडिकल वीजा दे दो, तो मुझे मेडिकल वीजा नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी ऐसी बीमारी जिसका इलाज मेरी कंट्री में आराम से हो सकता है, उसका मेडिकल वीजा क्यों मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि मेरे को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इंडिया में नहीं हो सकता, ठीक है ऐसी, जैसे मान लो मेरी स्किन खराब है ना, देखो बिल्कुल खराब है, राइट। तो भाई डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा कैंसर है क्या है, इलाज नहीं हो रहा, राइट। अब मैं कहूं कि मैं इसका इलाज करने अमेरिका जा रहा हूं, तो आप मेरे को वीजा दे दीजिए, तो भी मेडिकल वीजा नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर इंडिया से रिपोर्ट लूंगा कि मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखाया है, क्या इसकी रिपोर्ट है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उन्होंने इलाज नहीं हो रहा, हाँ जी ठीक है पिछले 7 साल से इलाज चल रहा है पर कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं रहा, कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो वो डॉक्टर ये बात लिख कर देंगे, ठीक है, वो चीज रिपोर्ट होगी, पहली चीज, राइट। देन द सेकंड थिंग, अब वो रेफर करेंगे, वो बताएंगे कि हाँ जी अमेरिका के अंदर ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, ये पर्टिकुलर डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है, जिससे हमने आपकी रिपोर्ट शेयर की है,
अब वो डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स मांगेगा, उनको देखेगा, फिर मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, मुझसे 10 तरह के सवाल पूछेगा और फिर उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूं इस पेशेंट को, इसका इलाज मैं करूंगा। फिर वो डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल, सिर्फ स्टैंड अलोन डॉक्टर नहीं। अगर कोई कहे कि वो फिजिशियन है और वो सिर्फ दे देता है, नहीं, ठीक है, किस हॉस्पिटल से वो लिंक्ड है, वो दोनों इनवाइट करेंगे कि हाँ जी हमारा इन दिस बेसिस और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, इसके बेसिस पे हम इस इंसान का इलाज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बुला रहे हैं, ये इसकी अपॉइंटमेंट डेट है, वो डॉक्यूमेंट चाहिए है, उसके बाद मेडिकल वीजा लगेगा। ऑब्वियसली अगर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है तो क्या वो फ्री में करेगा? फ्री में सिर्फ तब करेंगे जब किसी रिसर्च का हम पार्ट बन जाते हैं। बहुत सारे फौजी हैं जिन्होंने, जो मेडिकली जिन्हों को प्रॉब्लम्स हुई या मेंटली जिन्हों को प्रॉब्लम हुई, तो जब ये लोग रिटायर होते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि क्या आप वॉलेंटियर करना चाहते हैं, कि आपकी बॉडी से सैंपल लिए जाएं या आपको जहां गोली लगी वहां से सैंपल लिया जाए या आपके बोन्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हुए या जहां पर बॉम्बार्डमेंट हुआ करती थी, तो ये वॉलेंटियर करते हैं। अगर किसी ने वॉलेंटियर किया हुआ है और जिसने वॉलेंटियर किया हुआ है उसको कोई हॉस्पिटल रिसर्च के लिए पिक कर लेता है, ठीक है, तो ये सब कुछ फ्री में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। या फिर किसी को कैंसर है और उसने किसी फाउंडेशन से बात की और उस फाउंडेशन ने उसको अडॉप्ट कर लिया इलाज करने के लिए, तो ये फ्री में हो सकता है। बट अदरवाइज कॉमनली इलाज कोई भी डॉक्टर फ्री में कर ही नहीं रहा है। अगर आप ये कहें कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल हैं वो फ्री में नहीं कर रहे हैं, अमेरिका में इस फ्री में होगा इसलिए मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, मेडिकल वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई आपके पास अपॉइंटमेंट ही नहीं, किसी डॉक्टर ने हाँ ही नहीं बोली है कि हाँ जी मैं इसका इलाज कर सकता हूं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर कि हमको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इन केस ऑफ मेडिकल वीजा। मेडिकल वीजा के केस में पेशेंट एंड द सिकनेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी एक्सेप्टेड। जब तक पेशेंट और पेशेंट की सिकनेस एक्सेप्ट नहीं हुई है तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है, राइट? और कोई सवाल? सर ओपन वर्क परमिट में क्या क्या प्रोसेस होते हैं और कितना % चांस होता है कि वीजा आएगा और नहीं आएगा? ओपन वर्क परमिट के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको पढ़ाने के लिए 2 हफ्ते लगते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन के अंदर तो नहीं करवाया जा सकता, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जब हम आपको सिखा देंगे और अगर आप तब करेंगे तो जरूर आएगा, गारंटेड है कि ओपन वर्क परमिट आएगा। कोई भी प्रोसेस, इस बात को याद रखना, जो प्रोसेस मैं आपको जैसा समझा रहा हूं, अगर आप 100% उसको फॉलो करते हो तो वीजा गारंटेड आएगा। अगर कोई ये कहे ना कि हाँ जी गारंटेड वीजा कैसे होता है, तो गारंटेड वीजा ही है अगर आप 100% प्रोसेस फॉलो करते हो, ठीक है। और वर्क परमिट, स्टूडेंट वीजा, क्लोज वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट, ये सब तो गारंटेड ही होते हैं। इसके अंदर वीजा रिफ्यूज होने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? ओके। सर वो जो क्लास होती है ओपन वर्क परमिट की, उसमें कौन कौन सी कंट्रियों का सिखाया जाता है ओपन वर्क परमिट? कौन सी कंट्री जो सीखना चाहे, ठीक है। तो ये तो सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी कंट्री का सीखना चाहता है, ठीक है। हम सारी कंट्रीज का सिखाते हैं, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसका हम ना सिखा रहे हों। वो स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सीखना चाहता है, ठीक है। क्लियर है? ओके। इसके अलावा भी देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजास, जैसे कि ऑफिशियल वीजा, ठीक है, जैसे कि सर्विस वीजा, ठीक है, जैसे कि कल्चर एक्सचेंज वीजा, राइट, जैसे कि लेसेस पासर्स, ठीक है,
तो ये जो वीजाज हैं, दीज आर दोज वीजाज जो पर्टिकुलर किसी कंपनी को दिए जा रहे हैं या जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं, जैसे कि ऑफिशियल वीजा। ठीक है, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप जाइए और दुबई में जाकर किसी को अरेस्ट करके आइए, ठीक है, सो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी एन ऑफिशियल वीजा। ठीक है, और ऑफिशियल ही पासपोर्ट होता है इसके लिए और ऑफिशियल वीजा लगता है। ठीक है, सर्विस वीजा, अगर किसी फौजी को सिरिया भेजा जा रहा है कि हाँ जी आप टर्की और सिरिया जाइए, वहां पर वॉर चल रही है और वहां पर जाके क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर कंट्री के फेवर में लड़िए, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कंट्री को, हर डेवलपिंग कंट्री को, खासतौर पे इंडिया, क्योंकि इंडिया ने काफी फंड्स लिए हुए हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को अपनी फोर्स देनी होती है। तो आप ये जितनी भी फोर्स यहां पर देखते हैं जो आर्मी में भर्ती हो रहे हैं या बीएसएफ में भर्ती हो रहे हैं, इन सब से ही 10% से ज्यादा फौज इंडिया से बाहर डिप्यूट की जाती है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, 160 कंट्रीज से ज्यादा हैं जहां पर इंडियन डिफेंस पर्सनल्स को डिप्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो फौज में काम कर रहा है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही काम कर रहा है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जहां पर सपोर्ट कर रही है और जिस भी कंट्री को सपोर्ट कर रही होगी उसके फेवर में जाके इनको लड़ना पड़ता है, चाहे उससे रिलेटेड इनों के इमोशंस हो या ना। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन, राइट, हो सकता है कि कोई फौजी इजराइल के फेवर में हो सकता है कि कोई फौजी पैलेस्टाइन के फेवर में हो। ठीक है, पर यूनाइटेड नेशन ने जहां बोल दिया इनको वहां पर से उनके फेवर में लड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन ऑफिशियल वीजा, दिस इज अ सर्विस वीजा। ठीक है, इसी ढंग से स्पोर्ट्स वीजा भी होते हैं। जिन लोगों का वीजा नहीं लग सकता होता, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि सबसे आराम से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो है स्पोर्ट्स वीजा, वो है स्टूडेंट वीजा। ठीक है, तो स्टूडेंट वीजा के बाद जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसके अंदर वीजास मिल जाते हैं, अगर कोई थोड़ा सा भी इस चीज को समझ के प्रोसेस करता है, सो दैट इज स्पोर्ट्स वीजा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर अगर हम वीजा अप्लाई करते हैं, उसके अलग तरीका होता है, तो वीजा आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए और हमें वीजा आराम से मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं मिलेगा, राइट। सो दीज आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजास, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के वीजास हो सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग कॉमनली जिन्हें यूज करेंगे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, राइट। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई ऐसा वीजा है जो आपने सुना है और मैंने आपको नहीं बताया है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। स्पॉन्सर्ड वीजा, स्पॉन्सर्ड वीजा, वेरी गुड। तो स्पॉन्सर्ड वीजा होता क्या है? स्पॉन्सर्ड वीजा का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि किसी ने स्पॉन्सर किया। ठीक है, जैसे कि यूएई का वीजा, यूएई के जितने भी वीजाज हैं वो सब ही स्पॉन्सर्ड वीजा है। जिस भी वीजा की आप बात करोगे वो स्पॉन्सर्ड वीजा ही है। इसका मतलब कि किसी ने उसकी जिम्मेवारी ली है। ठीक है, कि हाँ जी इस इंसान की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं। अगर मैं किसी को नाइजीरिया से इंडिया बुला रहा हूं और मैं कहता हूं कि मैं इनों के आने जाने का खर्चा करूंगा, इनको टिकट लेकर दूंगा, यहाँ पर रहने का खर्चा मैं करूंगा, इनके खाने पीने का खर्चा मैं करूंगा और इनकी मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं, सो दैट पर्टिकुलर वीजा वुड बिकम अ स्पॉन्सर्ड वीजा। ठीक है, अगर मैं अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहा हूं और अपने बच्चों का खर्चा पूरा का पूरा मैं कर रहा हूं, then the visa of my children also becomes a sponsored visa. अगर कोई यूनिलीवर के अंदर जॉब करता है और यूनिलीवर उसको लंदन के अंदर काम करने के लिए पोस्टिंग करती है,
Unilever is a British company, so that will be a sponsored visa by the company, right? तो जब कोई और आपके वीजा की या आपके रहने सहने की, आपके खर्चे की जिम्मेवारी ले रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्ड वीजा। और जरूरी नहीं है कि ये फुली स्पॉन्सर्ड हो, स्पॉन्सर्ड वीजा भी पार्शली स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं कनाडा में रहता हूं और मैं अपने किसी फ्रेंड को बुला रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं उसको पार्शली स्पॉन्सर्ड करूं कि मैं ये जब यहां आ जाएंगे तो इनों के रहने की और घूमने का खर्चा मेरा है, पर आने जाने की टिकट ये खुद लेकर आएंगे, ठीक है। सो अ स्पॉन्सर्ड वीजा कैन बी अ पार्शली स्पॉन्सर्ड ऑल्सो एंड इट कैन बी अ फुली स्पॉन्सर्ड वीजा ऑल्सो, राइट? क्लियर? बोलो किशन, क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक चीज का आज मेरे को पता लगा। आज मेरी एक सिंगर से बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि एक वीजा होता है मिनिस्ट्रियल पास। तो वो क्या चीज होता है? वो उसने मेरे को बताया कि उसका वीजा रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उसका शो था और उसको सेम डे मिनिस्ट्रियल पास मिल गया। तो मेरे को वो पूछना था जी, क्या चीज है वो? ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या? ऐसा भी पॉसिबल होता है कि आपने स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई किया, ठीक है, या स्विट्जरलैंड छोड़ो क्योंकि शेनेगन का पार्ट हो गया। आपने यूएसए का वीजा अप्लाई किया, ठीक है, यूएसए एम्बेसी ने आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया और कनाडा ने आपको यूएसए का वीजा दे दिया। ऐसा भी होता है, ठीक है। इसी को ही हम लेसेस पासर्स भी कहते हैं, जिसको आप मिनिस्ट्रियल पास कह रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन साहब है, ठीक है। अब अमिताभ बच्चन साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं और सब लोग जानते हैं, और पद्म विभूषण इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जितने भी किसी कंट्री को ऑनर जो वो देते हैं, सिविलियन ऑनर्स जो मिलते हैं जिन लोगों को, उन लोगों के भी वीजाज नहीं रिफ्यूज होते हैं, ठीक है। उन के पास भी डिप्लोमेट पासपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन साहब का तो खैर कभी रिफ्यूज ही नहीं होगा। चलिए हम अमिताभ बच्चन साहब को छोड़ देते हैं, हम किसी स्मॉल एक्टर पे आ जाते हैं। कोई कॉमेडियन है, ठीक है, वो एक नॉर्मल सिंगर है जिससे मेरी बात हुई आज। हम किसी सिंगर की बात कर लेते हैं, किसी कॉमेडियन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ ट्रिप गोइंग ऑन ऑफ अ बिगर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, जो कि एक टाई अप हुआ है। मान लीजिए कि रोमानिया के साथ इंडिया का टाई अप हुआ और इंडिया ने कहा कि हाँ जी, हम यहाँ पर आपका टूरिज्म प्रमोट करेंगे, हम यहाँ पे इवेंट्स करेंगे जो कि टेलीकास्ट होंगे। तो ये गवर्नमेंट का एक टाई अप चल रहा है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ने ये टाई अप किया है और इनको यहाँ से एक्टर्स भी लेकर जाने हैं, परफॉर्मर्स भी लेकर जाने हैं, खाना पकाने वाले भी लेकर जाने हैं, उनमें से किसी का वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो ये जो इवेंट चल रहा है, इसके बेसिस पर कोई समझदार इंसान बताता है कि हाँ जी, ये तो उसी इवेंट का पार्ट है। सो देन दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इंटरवेन करती है, एम्बेसी से बोलती है और उनको वीजा मिल जाता है, और ये सिर्फ 2 घंटे के अंदर हो जाता है। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास कॉल आई कि हाँ जी आ जाइए, जैसे अभी हमने बताया कि इवेंट चल रहा है। तो अगर कोई इवेंट चल रहा है, कोई एम्बेसडर वहां पर गया है और एम्बेसडर के ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई, ठीक है। अब इंडिया से उनको एक नया ड्राइवर मंगवाना है, तो यहां पर से सिर्फ बोला जाएगा, पासपोर्ट पहुंचेगा और 2 घंटे के अंदर वीजा, ठीक है। देयर इज अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच अ गवर्नमेंट कैन इशू, एनी गवर्नमेंट कैन इशू, विच अगेन बिकम्स मोर लाइक अ स्पॉन्सर्ड, ठीक है, अ गारंटेड डॉक्यूमेंट, कि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, जिसे वारंट भी कहा जाता है, आप इनको अलाउ कर सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एम्बेसी ले रही है। तो आपकी कंट्री के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, आप वहां से बात कर लीजिए, डॉक्यूमेंट वहां पर भी दिया गया है, और आप इन्हों को अलाउ कीजिए अपनी कंट्री में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो स्पेशल कंडीशंस पे होता है, या जहां पर जब इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट ने ही क्या कहते हैं, कोई
मिनिस्टर उसके अंदर इन्वॉल्व है जो ये इवेंट करवा रहा है, देन इट इज वेरी मच पॉसिबल। जब भी कोई बड़ा सिंगर या कोई बड़ा परफॉर्मर जाता है तो उसके बाद बहुत छोटे छोटे परफॉर्मर्स भी जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल ट्रिप्स होते हैं, इसके अलावा कल्चरल ट्रिप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है। जब गवर्नमेंट इस तरह के ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवा रही है, देन गवर्नमेंट जिन लोगों को लेकर जा रही है उन्हें ये डॉक्यूमेंट दे सकती है। कॉमनली इसे एक वारंट कहा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए पासपोर्ट भी नहीं चाहिए होता, ना ही इनके पास पासपोर्ट होगा, ना ही इनके पास वीजा होगा। दे जस्ट हैव द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट विच दे हैव टू शो एंड दे कैन एंटर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। वो यूके भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, या और भी कोई कंट्री हो सकती है, राइट, प्रोवाइडेड उस कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस ठीक होने चाहिए। ओके, जो आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जो कि एम्बेसडर्स को मिलता है या मिनिस्टर्स को मिलता है, उसके अंदर भी करीब 120 कंट्रीज है जिसका वीजा नहीं चाहिए होता है इंडियंस को, राइट। सो दैट कम्स विद दैट पोजीशन, जिसके पास वो पोजीशन है उसके साथ वो होगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, पूछिए क्या सवाल है सुष्मित। सर अगर मान लीजिए ये जो यूएई का वीज़ा है, तो मैं दुबई के वेबसाइट में जाके अगर एज इंडिविजुअल लॉगिन करता हूँ तो भी मुझे एमिरेट्स आईडी चाहिए होगा इसके लिए? हाँ बिल्कुल चाहिए होगा। अच्छा, और जो इसकी फी, अगर मैं अपनी टाइपिंग सेंटर से करता हूँ किसी का वीज़ा, किसी इंडियन का वीज़ा यहाँ पे करता हूँ, तो उसका जो फीस का जो पेमेंट का जो तरीका है वो क्या इंडियन बैंक अकाउंट से कटेगा या फिर दुबई के बैंक अकाउंट से? किसी भी बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो INR से भी AED में कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं? बिल्कुल हो सकता है। और सर वो जो टूरिस्ट वीजा के नीचे जो लिखा आता है कि इनोवेशन दिरहम, फी इनसाइड कंट्री, ये सब नॉलेज दिरहम, वो क्या चीज़ है, थोड़ा बताएं। देखिए, जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओगे, एग्जैक्टली नहीं पढ़ेंगे, तब तक करेक्टली नहीं बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो कुछ भी कुछ एडिशनल फीस वगैरह होती हैं जो वहां पर भी चार्ज की जा सकती हैं, उसके बारे में कुछ वीजास पे लिखा हुआ आता है। पहले एक एग्जिट फीस भी हुआ करती थी जो आज भी कुछ वीजास में लिखी हुई आती है पर लगती नहीं है। मतलब कि यूएई की अगर मैं बात करूं तो जब यूएई का हम वीजा लेते थे तब हम फीस पे करते थे, और जब हम यूएई से एग्जिट करते थे तो हम फिर से फीस पे किया करते थे, जो कि नॉमिनल फीस हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा एडिशनल अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो वो लिखा होगा, या फिर जो उन्होंने स्पेशल कन्वीनियंस फीस ली है, जो भी उसका उन्होंने नाम लिखा है, नाम दिया है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन एनीवन वुड लाइक टू आस्क? ओके, सो अब वीजा जब आपने लेना है तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स क्या है, ठीक है। तो जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और समझ नहीं पाएंगे, समझ तो मैं तो जरूर आएगा पर डिटेल नहीं करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पे जाने की अभी हमारे को इतनी जरूरत नहीं है। बट हाँ, सिर्फ लिस्ट देख लेने से आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि किस किस कंट्रीज के वीजाज, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की हमारे को जरूरत पड़ सकती है इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द वीजाज, जिन भी वीजाज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए है, ठीक है, जिसके अंदर आता है आपका पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट व्हेन वी आर लर्निंग वीजा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कुछ कंट्रीज के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं होता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पासपोर्ट कुछ कंट्रीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता, पर जो वीजा आप लगाना सीख रहे हो उसके अंदर तो मैंडेटरी है। उसके अंदर तो ऐसा नहीं है ना कि वो मैंडेटरी ना हो, सो दैट इज 100% मैंडेटरी, राइट। इसके अलावा फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है। और
पर फिर भी फिलहाल चाहे यूएसए है, जब हम यूएसए का वीजा अप्लाई करते हैं तो यूएसए कहता है कि फोटोग्राफ्स लानी है, जबकि यूएसए कभी भी उन फोटोग्राफ्स को यूज नहीं करता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने फोटोग्राफ्स लेनी बंद कर दी हैं, तो फोटोग्राफ्स फिर भी हमें लेनी है। अपने क्लाइंट को बोलना है कि आप फोटोग्राफ्स रेडी करके रखिएगा और लेकर जाइएगा। ठीक है, ओके। आई थिंक आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, एक बार दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूं। दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट। Passport should be valid for minimum 1 year from the date of traveling. Digital photograph in white background, जिसके अंदर 80% focus should be on face. Third, covering letter. हर कंट्री कवरिंग लेटर नहीं मांग रही है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, इनों के लिए हमारे को कवरिंग लेटर नहीं चाहिए होता। जैसे कि यूएई है, इसके लिए हमारे को कवरिंग लेटर नहीं चाहिए होता। बस जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे शेनेगन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब के लिए कवरिंग लेटर चाहिए होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कवरिंग लेटर कैसे लिखा जाता है वो ऑब्वियसली मैं आपको सिखाऊंगा अच्छी तरह से। प्रॉपर ट्रैवल आइटिनरी, तो ट्रैवल आइटिनरी आपको बनानी आनी चाहिए। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो आपको किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। कंफर्म रिटर्न एयर टिकट, ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि अगर आप 100% प्रोसेस फॉलो करोगे तो वीजा गारंटेड है। सबसे बड़ी तकलीफ वीजा एजेंट्स को यहीं पर ही होती है, वीजा एजेंट को भी और एप्लीकेंट को भी, कि टिकट कंफर्म नहीं लेनी है। टिकट तो तब लेंगे कंफर्म जब वीजा आ जाएगा। सर ये वीएफआर का फुल फॉर्म क्या है? विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। वीएफआर का मतलब होता है विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कंफर्म्ड ट्रैवल वाउचर्स पर, ठीक है। जो भी हम वहां पर ट्रैवल से रिलेटेड एक्टिविटी करने वाले हैं उनों के कंफर्म्ड वाउचर्स, ठीक है। इसके अलावा फुल पेड ट्रैवल एक्सपेंस इनवॉइस, मतलब कि हमने जो कुछ भी पेमेंट की है ट्रैवल के फेवर में उसका इनवॉइस चाहिए है। अगर हमारे पास उसका इनवॉइस नहीं है देन ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू रिड्यूस आवर चांसेस फॉर गेटिंग द वीजा, राइट? ओके, confirm return air ticket, confirm travel vouchers, the expense invoice, last 3 months बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। प्रकाश सीधे बैठ जाओ आप, मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है ये आपको मिल जाएगा। इसको सर वो एक्चुअली में फोन की ना बैटरी ऑफ हो रही है तो मैं सिम चेंज करा था इसलिए। ओके, full paid travel expense, last 3 months bank statement, having minimum 8 lakh for Europe, having 12 lakh for Canada, 18 lakh for Australia and New Zealand. This is per adult per child, ठीक है। Last 2 years ITR, हमारे को पिछले 2 साल की ITR या फॉर्म 16 या J फॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। NOC चाहिए होती है एम्प्लॉयर से, जो भी कोई जॉब करते हैं उनको एनओसी देनी है अपने एम्प्लॉयर से। प्रूफ ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको प्रूफ देना है, या लाइसेंस नंबर देना है, या एक्सपोर्ट नंबर देना है, या आईडी प्रूफ देना है इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है। प्रोफेशनल्स मतलब है चाहिए होगा। हाँ जी, ये सभी कंट्रीज के लिए चाहिए होगा? सभी कंट्री के लिए नहीं चाहिए होता, जनरली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में जब हम कंट्री वाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसके लिए चाहिए या किसके लिए नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, अगर ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हम तब यूज करते हैं जब किसी के फाइनेंशियल्स वीक। सेविंग वैल्यूएशन को भी तभी यूज किया जाता है। सपोर्टिंग लेटर, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एनी 2 रिप्यूटेड लेटर पीपल, तो इनको भी हम यूज कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्हों को वीजा मिलने के चांसेस कम है। प्रूफ ऑफ रीजन टू रिटर्न,
ठीक है, तो ये कैसे बनता है या क्या यूज किया जाता है ये आगे आप डिटेल में समझेंगे। कंफर्म्ड ट्रैवल इंश्योरेंस, अथॉरिटी लेटर, एंड इन केस ऑफ बिजनेस इनविटेशन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये सब हो, सब नहीं चाहिए होते, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि सब चाहिए होते हैं, ठीक है, बट अगर किसी के पास ये सब डॉक्यूमेंट हो तो वीजा जरूर आएगा। ठीक है, और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड। सिर्फ लिस्ट मिल जाने से या लिस्ट का पता होने से हर एक चीज नहीं हो पाती है। आपको किस चीज को किसके साथ लिंक करना है, किस चीज को कहां पर कब यूज करना है, दैट इज व्हाट यू वुड बी लर्निंग फर्दर, राइट? So if anyone has any question, then please go ahead and ask your questions. हाँ जी, सपना, सबसे पहले आप, सपना कह रहा हूँ, आशा, सबसे पहले आप बताइए, कोई सवाल है? नो सर। कोई सवाल नहीं है। रमन, एनी क्वेश्चन? नो? ओके। अंजलि, कोई सवाल नहीं है? चलिए ठीक है, बोलो भाई, किशन क्या सवाल? सर एक ना मैं फॉर्म भर रहा था आज स्टडी वीजा का, कनाडा का। तो जहाँ वो है ना जी, पर्पज है, वहां पे मान लो हमने कवर एसओपी लगा दी, लेकिन और बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाने की जगह नहीं है, तो उसके साथ ही मैं मर्ज कर दूं क्या जी? वहां पे उसी डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज कर दूं? बिल्कुल गलत। वही क्योंकि अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होता तो जब मैं आपको कनाडा के उस वाले पार्ट पर लेकर गया था, वहां पर हर एक डॉक्यूमेंट का जगह है। सर आपने फॉर्म के अंदर कहीं कुछ चीजें गलत मेंशन की हैं, या जो मेंशन करनी चाहिए थी वो नहीं की हैं, ये आपको स्पेस नहीं मिला है। पर फिर भी नीचे दो स्पेस एडिशनल डॉक्यूमेंट के, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के आपको स्पेस मिलते हैं। सर, अगर आप ऐड करना चाहो तो कर जरूर सकते हो, बट अगर आपको फॉर्म भरते हुए अगर आप ठीक प्रोसेस फॉलो करते हो तो हर डॉक्यूमेंट का स्पेसिफिक स्पेस हमें मिलता है। ठीक है, और यही खासियत है कनाडा के फॉर्म के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर एक किसी को हर एक डॉक्यूमेंट, जैसे अभी आप लोग पूछ रहे थे ये डॉक्यूमेंट जरूरी है नहीं है, तो सिंपल सी बात यह है कि हर किसी के लिए अलग कंडीशन है। ठीक है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फाइनेंशियल, उसका भी वीजा लगता है। ठीक है, और चाहे वो शेंगेन हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो वीजा सबका लगता है, ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं लगता। ठीक है, डॉक्यूमेंट किसके लिए क्या लगाने हैं वो हम केसेस के बेसिस पे समझेंगे। आपसे मेरी सजेशन ये है कि अगर आप 100% श्योर हैं कि आपने फॉर्म बिल्कुल ठीक भरा है, तो जो एडिशनल स्पेस दिया गया है उसको यूज कर लीजिए, नहीं तो एक बार दोबारा से फॉर्म भर के देखिए कि क्या वो आपको एडिशनल स्पेस दे रहे हैं स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट के लिए या नहीं। अगर वो एडिशनल स्पेस दे रहे हैं जी वो मुझे, तो बस वहीं पर ही अपलोड कीजिए। ठीक है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन वुड लाइक टू आस्क? ठीक है, जैसे कि आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कवरिंग लेटर, ठीक है, कवरिंग लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अलग अलग नाम है, जैसे कि इसको लेटर ऑफ इंटेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहा जाता है, एसओपी। ठीक है, और इसी को ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है EOI। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर कोई एक कवरिंग लेटर ऐसा होता कि हाँ जी ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मूला है, तो मैं सिर्फ एक ही कवरिंग लेटर लिखता और आप सब लोगों को दे देते, सबके वीजा भी लग जाते। बट ऐसा है नहीं, है ना? मेरे कंप्यूटर के अंदर कम से कम 1000 कवरिंग लेटर होंगे इस वक्त। ठीक है,
और अगर मैं सिर्फ आपको कवरिंग लेटर सिखाना चाहूं कि हाँ जी मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है कि कवरिंग लेटर मैं आपको दे दूं, तो मेरे लिए वो सिर्फ 5 मिनट का काम है। लिखे हुए हैं, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा PDF और कहूंगा पढ़ लो इसको, ठीक है। हर सिचुएशन के अंदर कवरिंग लेटर अलग हो सकता है और होता है। दूसरी बात, जब आप मल्टीपल लोगों के लिए वीजास लगा रहे हैं और मान लीजिए इकट्ठे फाइल बना रहे हैं, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि कवरिंग लेटर आप अपना स्टाइल चेंज करके लिखें। अगर सेम कंट्री के अंदर अलग अलग क्लाइंट्स के लिए आप कर रहे हैं और सेम स्टाइल आप यूज कर रहे हैं, तो उसी से ही समझ में आ जाएगा कि दैट इज वन पर्सन हु इज राइटिंग कवरिंग लेटर फॉर एवरीवन। तो क्या हमारा एजेंट की तरह काम करना अलाउड नहीं है या हमें काम नहीं करना चाहिए? एजेंट की तरह काम करना बिल्कुल अलाउड है और करना भी जरूर चाहिए है, बट फिर भी अगर आप किसी को वीजा मिलने के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए है कि उस एप्लीकेशन से ये ना पता चले कि ये किसी एजेंट ने किया है। आपको कोशिश ये करनी होती है कि ये एप्लीकेंट ने ही किया है। अगर कोई 15 साल का बच्चा जा रहा है तो 15 साल के बच्चे का जो आप कवरिंग लेटर लिखेंगे उसके अंदर आप लैंग्वेज उसी तरह की यूज करेंगे, ठीक है। यही आप अगर किसी ऐसी लेडी के लिए या ऐसे जेंटलमैन के लिए कवरिंग लेटर लिख रहे हैं जिसको क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसी तरह की लैंग्वेज को आप यूज करेंगे, ठीक है। तो कवरिंग लेटर हम रियलिटी में आप लोग जो सिचुएशंस बताओगे उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसे प्रैक्टिकली करें। प्रैक्टिकली करने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई क्लाइंट है या आपको लगता है कि आप खुद हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसलिए भी करते हैं कि अपना वीजा लगाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपना खुद का वीजा लगाना है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे आप अपना नाम मत यूज कीजिए, चाहे आप कोई एलायस नेम यूज कर लीजिए, या कोई रिश्तेदार है जिसका आप लगाना चाहते हैं, या फिर कोई भी, ठीक है, आपका क्लाइंट है, तो वो सिचुएशन मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ये क्लास अब परसों होगी। दिस क्लास इज गोइंग टू हैपन अ डे आफ्टर एट सेम टाइम एट 7 PM। और जिन स्टूडेंट्स को मैंने इस क्लास के अंदर बुलाया है उन्हें इसी क्लास में आना है, ठीक है। बाकी क्लासेस आप छोड़ सकते हैं, सो दैट वी कैन कीप दिस क्लास फ्रॉम दी स्क्रैच, मतलब कि बिल्कुल बिगिनिंग से। ऐसा नहीं कि कोई एडवांस क्वेश्चंस पूछ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप लोगों को जिनको आज मैसेज मेरी तरफ से मिला है वो लोग इसी क्लास में आए, जिन्हों का एडवांस चल रहा है, ठीक है, और वो मिड में है या खत्म होने वाला है, वो बाकी बैचेस भी ले सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। पर जिन्हों का नया स्टार्ट हुआ है वो इसी को फॉलो करें और इसके अंदर हम करते हुए चलेंगे। और परसों की क्लास में हम कवरिंग लेटर लिख सकते हैं या फिर हम फॉर्म भर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं। शेनेगन का फॉर्म भरना कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो मुझे पहले से व्हाट्सएप करें ताकि हम उसको प्रैक्टिकली क्लास में रियलिटी में कर सकें, ठीक है। और जितना हो सके उतने ज्यादा सवाल पूछें। बाय।